देवेंद्र या जयराम महतो? अच्छा, दोनों में बड़ा आंदोलनकारी कौन है? प्रधानमंत्री आप किसे बेहतर मानते हैं, मनमोहन सिंह को या फिर नरेंद्र मोदी जी को? देखिए, राहुल गांधी कैसा नेता लगते हैं? राहुल गांधी एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति हैं, मुझे लगता है, जो मैं उनको समझ पाया हूँ। बहुत छल प्रपंच षड्यंत्र उनको नहीं आता है और इसलिए नाकामयाब है। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ संजय मेहता जी हैं। संजय मेहता जी का निजी जिंदगी पे आज बात करेंगे। कोई राजनीति मुद्दा से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा, सवाल इनका अपनी निजी जिंदगी कि बचपन से लेकर अभी तक जो है कि इनका क्या लाइफ स्टाइल रहा है। इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, पढ़ाई कहाँ से किए हैं, इनका जो है कि स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ से मतलब कहाँ से हुआ है, अभी ये मतलब एजुकेशन से कहाँ तक जो है कि इनका कंप्लीट है। ये सारी बात आज जो है कि हम लोग बेबाकी तरीके से करेंगे। आप लोग इस खास करके इस वीडियो को दुआ और प्यार जरूर दीजिएगा। तो पहला सवाल है, संजय जी आपकी शादी हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है और फिलहाल तो झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पहली प्राथमिकता इसी बात को लेकर के है, झारखंड को संवारना है और झारखंड के लिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, उस संकल्प को पूरा करना है। नहीं, हमें तो लग रहा है कि आपकी मुस्कुराहट से कि जल्दी ब्याह होने वाला है। ऐसा नहीं। हाँ, पहले तो देखिए, जो प्राथमिकता आदमी जीवन में तय करता है, मेरी प्राथमिकता इस बात को लेकर के है। आफ्टर एजुकेशन हम लोगों ने यही तय किया कि तमाम हमारे जितने भी साथी, आप देखेंगे कि बहुत है हमारे साथियों की शादी नहीं हुई है, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि पहले जो झारखंड के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर, उसको पहले। राजनीति वाली बात नहीं, ये फुल्ली जो है कि आपसे रिलेटेड है। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए आपको आपके ब्याह के लिए? क्या कि आप तो स्मार्ट हैं, तो कैसी लड़की चाहिए? गांव की लड़की, एकदम प्योर गांव की देहात की लड़की, या फिर शहरी स्टाइल की लड़की? देखिए, ये एक सामाजिक पसंद का मसला है मेरे ख्याल से, और इन विषयों में मुझे लगता है कि परिवार और समाज बेहतर सोच पाता है। तो इसलिए समाज और परिवार की प्राथमिकताएं इन पहलुओं पर मैं देना चाहूंगा और इसमें मेरा कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा। इसके लिए समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। चलिए, मतलब माँ बाप के पसंद से संजय मेहता शादी करेंगे। आप संक्षेप में, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताएं कि आपने अपना लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ कहाँ होते हुए आज हम बरही के आपके इस मकान में हम लोग हैं। देखिए, मेरे जो बचपन की यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं आपके इसी बरही ब्लॉक में एक पंचायत है, रसोइया धमना करके, और उसी रसोइया धमना पंचायत के छोटकी बरही गांव में मेरा बचपन बीता है। हमने 5वीं तक की पढ़ाई वहीं से की। उसके बाद हमने अपना स्कूलिंग जो है सेकेंडरी लेवल पे मिडिल स्कूल बरही से किया। फिर मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर हमने हाई स्कूल में बरही में अपना 10th वहाँ पे पास किया मिडिल स्कूल के बाद, और उसके बाद सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा है, मतलब पढ़ाई है, वो हाई स्कूल बरही से हुई। मिडिल स्कूल की परीक्षा हमने मिडिल स्कूल से दिया। उसके बाद फिर हमने 12th किया आपका अनदा कॉलेज से, और उसके बाद फिर मैंने मास कॉम में ग्रेजुएशन किया, और मास कॉम में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मास कॉम में ही हमने पीजी किया, फिर एलएलबी किया और फिर एलएलएम किया। और मेरा अपना जो गांव है, जो मूल रूप से जहां का मैं रहने वाला हूं, वो यहीं बगल में है। आप गौरियाकर्मा से आगे जाएंगे तो सोकी एक पंचायत है, मयूरहंड ब्लॉक है, तो वहाँ से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन इसी तरीके से गुजरा है। पढ़ाई के बाद 2010-11 के बाद आपने देखा होगा कि जब वो अन्ना का आंदोलन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कुछ सहभागिता रही थी उस वक्त। थोड़ा बहुत मैं कुछ उस वक्त लिखता था, प्रेस रिलीज वगैरह। उस वक्त मैं प्रोटेस्ट पे गया था दिल्ली, तो हिंदी के जो प्रेस रिलीज थे उस वक्त मैं लिखा करता था आंदोलन में, और वहीं से राजनीतिक चेतना के तौर पर थोड़ा सा एक मतलब सोच डेवलप हुआ, पॉलिटिकली सोचना शुरू किया, और इसी तरीके से फिर जीवन आगे बढ़ने लगा। यही होता है अक्सर कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति जिस पेशा में होता है उसका स्टेटमेंट आ ही जाता है ना चाहते हुए। जैसे कि इन्होंने बताया अभी। अंबा प्रसाद जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मुलाकात तो मेरी नहीं हुई। अच्छा, अंबा प्रसाद जी भी बैचलर हैं, तो चूंकि निजी लाइफ से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनके बारे में भी सोचा कि आपसे जानकारी ले लूं कि क्या कभी अंबा प्रसाद जी के और आपके बीच में मुलाकातें हुई है? कभी आज तक तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एक बार झारखंड विधानसभा में मैं गया था किसी काम के सिलसिले में, वो भी किसी आंदोलन में गई हुई थी, तो 1 मिनट की बातचीत हुई थी उस वक्त। चलिए, मास कम्युनिकेशन आपकी है, मतलब बैचलर डिग्री भी? हाँ। मास्टर डिग्री भी? जी।
चलिए, फिर आपने कोई ऐसा बड़ा मीडिया हाउस ज्वाइन किया था क्या? नहीं, मैंने मीडिया हाउस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं एडिटोरियल लिखा करता था, फ्रीलांसिंग। और बीच में मैं सारंडा के जंगलों में रिसर्च कर रहा था, हो ट्राइब्स के बच्चों में जो अच्छा। कुपोषण का जो बच्चे शिकार हुए हैं। और आपने उसमें देखा होगा कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट कहती है कि उस इलाके में लगभग 80% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हो गए हैं। तो लगातार मेरे जहन में ये सवाल था कि जिस तरीके से देखिए सूडान के बच्चे, सोमालिया के बच्चे बहुत कुपोषित होते जी हैं, जी जी, बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, जब चाईबासा के इलाके में जाएंगे, सारंडा के जंगलों में जाएंगे, आज की तारीख में भी वही हालात हैं, बच्चे जी। बहुत कुपोषित हैं। तो वो मेरी एक लालसा थी कि झारखंड के इन कुपोषण वाले इलाकों में जाकर के कुछ काम करूं। तो उस वक्त मैंने इस विषय पर काम किया था। कितने भाई होते हैं आप लोग? 3 भाई हैं। बहन है? 2। तो है। रक्षाबंधन में क्या दिए कल बहन को? हमने कलम गिफ्ट किया उनको, अच्छा क्योंकि हुआ। दोनों टीचर हैं। अच्छा, दोनों टीचर हैं। कलम एक बहुत बड़ा ताकत है, नहीं? जी, बहुत बड़ी ताकत। आज के वक्त में तलवार से ज्यादा ताकतवर है। देखिए, अकबर इलाहाबादी ने कहा था हाँ। कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो इसलिए कलम की ताकत तो अपनी ताकत है, और मुझे लगता है कि कलम से बड़ी ताकत को इस दुनिया में नहीं। इसीलिए आपने कलम को चुना, क्योंकि मास कम्युनिकेशन कलम, LLB कलम, LLM कलम, कलम का पावर जो है कि संजय मेहता बखूबी जान रहे थे, इसीलिए जो है कि इस क्षेत्र में गए। देखिए, पूरी दुनिया जब एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिणत हुई, तमाम क्रांतियों के बाद, तमाम आंदोलनों के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जब आई, तो इस बात पर हमेशा जोर दिया गया कि कैसे नीतियों के आधार पर समाज को समृद्ध किया जाए। आप देखते होंगे कि लगातार नीतियों को लेकर के देश में बहस होती है। कभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये कानून बनना चाहिए, कभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। तो जब कानून की स्वीकार्यता समाज में हो जाती है और कानून समाज को समृद्ध बनाता है, तो इस बात का परिचायक है कि कलम ही अंतिम सत्य है और कलम ही समाज को समृद्ध करेगा। तो मतलब वो वाली हमको वो वाला दृश्य या फिर कहानी याद है कि देश का पार्लियामेंट से, और उस पार्लियामेंट की सीढ़ी से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि उतर रहे थे, तो वो लड़खड़ाए तो उनको जो सहारा दिए ना, वो एक कलमकार थे। और बोले थे कि जब जब देश लड़खड़ाएगा तब तब कलमकार ही सहारा देगा। आपको याद होगा कि जब राजा राम मोहन राय जी समाज सुधार का आंदोलन कर रहे थे, और चाहे गांधी जी के आप आंदोलन को देखिएगा, या फिर तमाम वैसे नेताओं जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, तो जब उनके पास मतलब प्रिंट करने के लिए पूरी संसाधन नहीं हुआ करता था, तो अखबार उस वक्त हाथों से लिख करके हस्तलिखित अखबार निकाले जाते थे। जैसे उदंत मार्तंड का अखबार का इतिहास देखिए। उदंत मार्तंड ये एक ऐसा अखबार था जिसको हाथ से भी निकाला गया था। और पूरे अगर आप इतिहास में जाइएगा तो अखबारों की, पत्रिकाओं की, कलम की, और जितने भी बड़े नेता रहे, बड़े समाज सुधारक रहे, उनका कलम से हमेशा से प्रेम रहा। चाहे इस दौर में आप देखिए वाजपेयी जी के काल को लेकर के, आप उस दौर में चले जाइए गांधी जी के काल तक, तो हर जगह कलम की अपनी भूमिका रही है। तो मुझे लगता है कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। और इस बीच आपका झारखंड में सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस, मैं जहाँ पर गया हूँ झारखंड में, और उस जगह को बहुत लोग जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, बहुत नामी जगह नहीं है। अगर गर्मियों में भी उस जगह पर आप जाएंगे झारखंड के इलाके में, तो बहुत ठंड महसूस होगा। उस इलाके का नाम है मेघाहातुबुरु। मेघाहातुबुरु उस गांव का इसलिए नाम है, मेघा मेघ से संबंधित है, बादलों से संबंधित है, हाथू का मतलब गांव है, और बुरु का मतलब जंगल है। और ये एक हो टर्म्स है, हो भाषा में बुरु बोलते हैं जंगलों को। मैं वहाँ पर गया था और कई बार गया वहाँ। मुझे सबसे अच्छा अगर झारखंड में कुछ लगता है तो वही लगता है, वहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का माइंस है, और पहाड़ों के सबसे उच्च चोटी पर जाएंगे, 700 पहाड़ हैं वहाँ पर, वेस्ट सिंहभूम में ही है। तो मैं वहाँ पर गया था और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। मुझे ये नहीं मालूम कि सरकार की नज़र में वो क्यों नहीं है और क्यों वो झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। आमतौर पर लोग नेतरहाट जाना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगी, बहुत नमी महसूस होगी, और बहुत ही शानदार इलाका है वो।
और पूरा एकदम जंगलों के बीच में पहाड़ों के ऊपर एक हिल स्टेशन का वो स्वरूप देता है। मतलब वहाँ कहा गया कि अमूमन 5 या 7 मतलब डिग्री कम वहाँ ये जी 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 गर्मियों निश्चित का। निश्चित रूप से झारखंड जो हमारा है विंटर सेशन के लिए मतलब कि फेमस है। जिस समय गवर्नमेंट बिहार सरकार में था तो आप गर्मी के दिनों में सारा एडमिनिस्ट्रेशन झारखंड आ जाया करता था, जी 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 है ना। तो शीतकालीन सत्र यहाँ चला निश्चित करते रूप थे। से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो तो इतना सुहावना मनभावना था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको यहाँ की व्यवस्था जो है सो निरंतर दरकिनार किया, जिसके कारण से आज ये भी क्षेत्र जो है हॉट प्लेस में काउंटिंग आने लगा। आपने निश्चित रूप से विशेष प्लेस के बारे में बताया, लेकिन शायद आपके बगल से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारा इतना सुंदर दृश्य है डीवीसी का जी डैम, जी जी और इसके चारों साइड का जो लोकेशन है वो भी बहुत आनंदमय और सुखमय वातावरण का है। 56 मौजा वहाँ विस्थापित हो गए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर्यटन को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पे आपने जिस डैम का जिक्र किया है, तिलिया डैम या जवाहर घाटी, ये तमाम जो इलाका है ये सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। और चूंकि घर के बगल का है तो क्या होता है कि जब किसी चीज की उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाती है तो उसका महत्व थोड़ा लगता है कि बहुत आसानी से है, घर के बगल में ही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये वास्तव में बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और इसको और विकसित करके और भी यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने के लिए कुछ बेहतर पहल किए जा सकते हैं। संजय जी 2 और सवाल। जी पहला तो ये कि झारखंड में एक बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानेंगे आप ये 24 साल के दरमियान में? देखिए अब बेहतर मुख्यमंत्री का मानक क्या है? नहीं मतलब आप अब मानक वाली बात जो नहीं भी करेंगे। पैमाना है उस नहीं पैमाने- नहीं नहीं मानक वाली बात नहीं करेंगे, आपको सटीक कहना है कि ये है अभी तक का। अभी तक का। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बोलना नहीं चाहता आप अब डिफाइन करेंगे, आपका पॉलिटिक्स घुसेगा, हम चाह रहे पॉलिटिक्स ना घुसे, आप जो है कि चलिए ठीक है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस काल में झारखंड के अंदर हुआ, जो मैं देख पाता हूँ, हाँ हाँ और इस जवाब को पॉलिटिकली ना जोड़ा जाए, जी बिल्कुल न्यूट्रल जवाब जोड़ा जाए। हाँ। जिस काल में आपने देखा झारखंड का नया विधानसभा का भवन बना, झारखंड में कुछ सड़कें बनी और झारखंड में नया हाईकोर्ट का बिल्डिंग बना, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो रघुवर जी ने बनाया। रघुवर। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ अंक मिलना चाहिए क्योंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। चलिए मतलब फेवरेट कह सकते हैं कि आपका जो है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, के हाँ, डेवलपमेंट में एक प्रतिबद्धता दिखी, अच्छा ये मैं मानता हूँ। अच्छा मतलब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आप किसे बेहतर मानते हैं, मनमोहन सिंह को या फिर नरेंद्र मोदी जी को? देखिए मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने, आपने देखा होगा कि देश की चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे आर्थिक नीतियों को बनाने की बात हो, वो एक बहुत बड़े मतलब कहिए कि वित्तीय समझ के व्यक्ति थे। और जब मुझे कोई नंबर देने कहेगा तो मैं तो कहूँगा कि मनमोहन सिंह बेहतर प्रधानमंत्री रहे हैं इनके तुलना में मतलब जो वर्तमान है। हाँ बेटर देन मोदी जी। जी जी देखिए जहाँ तक फिल्मों की बात है तो फिल्मों पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पाता हूँ फिल्में, चूँकि वक्त भी नहीं मिल पाता है। हाँ कुछ वेब सीरीज वगैरह देख लेता हूँ, कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ देख लेता हूँ। बॉलीवुड की मूवीज़ मुझे लगता है कि पिछले इस 3 साल के जो आंदोलन का सफ़र रहा है, कभी हम लोग मल्टीप्लेक्स जा ही नहीं पाए। और जब छात्र जीवन में थे तो उस दौरान के ज़िंदगी की पहली फिल्म गदर रही। उस वक्त पहली फिल्म जो मल्टीप्लेक्स में हमने देखा हाँ, तो वो गदर ही देखा था। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार पिंक मूवी फिर मैं देखने जी गया जी जब पिंक अमिताभ आई। बच्चन। हाँ जब पिंक आई थी, हम्म। और पिंक के बाद फिर मैं मल्टीप्लेक्स नहीं गया हूँ। चलिए तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है कि कौन सी हीरोइन बेहतर है। आपके पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी में कौन है? मुझे लगता है कि किसी को पसंदीदा कह देना, चूंकि सबका योगदान बराबर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो नेताजी का जीवन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन, उनका जीवन बहुत प्रभावित करता है मुझे। गांधी या अंबेडकर? दोनों। किसी एक को चुनना पड़े तो? गांधी अहिंसा की बात कहते हैं, अंबेडकर समानता की बात करते हैं, और दोनों समाज को आगे लेकर के जाएगा। तो किसी एक को आप कैसे चुन सकते हैं? दोनों एक दूसरे अगर चुनना पड़े तो? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की जो विचारधारा है, एक अहिंसा की बात कर रहे हैं सर, दोनों एक दूसरे की पूरक। फिर हम अगर पॉलिटिकल वे में चले जाए तो पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट में इस बात को कहा गया था, हाँ दोनों के बीच परिप्रेक्ष्य में हाँ, जब इन दोनों की विचारधाराओं को
अभी के सामाजिक स्थितियों परिस्थितियों राजनीतिक स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार आप देखेंगे हम्म। तो गांधी आज उतने ही प्रासंगिक हैं हम्म। और अंबेडकर आज उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस दौर में थे। तो दोनों की प्रासंगिकता समान है, इसलिए किसी को बेहतर कहना और किसी को कमतर आंकना, ये तो मेरे जैसे एकदम छोटे से राजनीतिक संघर्ष के लड़के को मतलब बहुत बड़ा ये बात हो जाएगा। ये मैं इस नहीं कह प्रश्न सकता। को आप पास कर रहे हैं, पास नहीं कर, मैं दोनों के योगदान को उनके उनके स्थान पर समान मान रहे हैं। नहीं, उनका जो स्थान रहा है उनके अनुसार उनको अहमियत दे रहा हूँ। किसी को कम आंकना किसी को ज्यादा आंकना वो हैसियत मेरी नहीं है। गांधी के योगदान को और अंबेडकर के योगदान को मेरे जैसा तुच्छ आदमी कम आंक दे या ज्यादा आंक दे तो ये मेरे लिए तो मुझे लगता है कि झारखंड के न्यायोचित नहीं सभी होगा। आंदोलनकारियों में से आप विशेष स्थान किनको देंगे? मतलब ब्रिटिश काल से लेकर अब तक नहीं, हम चाहेंगे कि ब्रिटिश काल को छोड़ दिए, देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद से जी मुझे लगता है कि जो विनोद बाबू, ए.के. राय, शिबू सोरेन, इन लोगों का जो एक आप किनको चुनेंगे? विनोद बाबू को। विनोद बिहारी महतो जी। चलिए। राहुल गांधी कैसा नेता लगते हैं? राहुल गांधी एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति हैं, मुझे लगता है, जो मैं उनको समझ पाया हूँ। बहुत छल प्रपंच षड्यंत्र उनको नहीं आता है और इसलिए नाकामयाब है। इसलिए भारतीय राजनीति में वो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं जो समझ पाता हूँ। मतलब एक ईमानदार नेता का छवि है आपके नजर में? देखिए, आप जब देखेंगे कि उनके राजनीतिक करियर में ऐसा दौर आया जब अपने वो राजनीति के शिखर पर हो सकते थे, वो जा सकते थे, उनके पास कई ऐसे मौके आए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि वो एक्टिविज्म को ज्यादा पसंद करते हैं। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार का व्यक्ति इतना त्याग कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई लस्ट नहीं है कुछ बन जाने का। तो इस चीज को मैंने नोटिस किया और ये थोड़ा प्रभावित किया है मुझे। देवेंद्र या जयराम महतो? दोनों। किसी एक को चुनना पड़े तो? दोनों को चुनेंगे, किसी एक को क्यों चुनेंगे? अगर चुनना पड़े तो अगर देवेंद्र नाथ महतो, अच्छा, दोनों में बड़ा आंदोलनकारी कौन है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि दोनों की भूमिका और दोनों का योगदान झारखंड के लिए बराबर है। जिस दौर में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देवेंद्र जी की खासियत है कि वो लाठी खाने से नहीं डरते हैं, वो लाठी खा लेते हैं। जयराम जी की खासियत है कि वो किसी भी बड़े पदाधिकारी कंपनी के खिलाफ मुखरता से बोल सकते हैं और दोनों का अपना अपना गुण है और दोनों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसे तो झारखंड में कलाकारों की बहुत कमी नहीं है, लेकिन क्या उनको सही स्टेज नहीं मिला। बावजूद मैं चाहूंगा कि आप झारखंड के पुरुष और महिला दोनों एक एक फेवरेट कलाकारों का नाम बताएं। देखिए, अगर झारखंड के कलाकारों के आप बारे में बात करेंगे तो मैं देखता हूं कि मुकुंद नायक जी का जो योगदान है झारखंड की कला संस्कृति में, और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, तो उनका योगदान मैं बड़ा मानता हूं मुकुंद नायक जी का। हालांकि काफ़ी लोग रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड के कलाकारों को और झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पद्मश्री से नवाजा गया। जैसे छुटनी देवी जी को देखिए, जिन्होंने वो डायन प्रथा को लेकर के जागरूकता फैलाई थी, उनको मिला। तो देखिए, योगदान सबका बराबर है, लेकिन ठीक है, मुकुंद नायक जी ने बेस्ट सिंगर के बारे में आप कहते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा गांव छोड़ब नहीं आपने सुना होगा, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। तो उनकी जो आवाज़ है मधु मंसूरी हंसमुख जी की, वो बहुत हमें प्रेरित करता है, वो बहुत कनेक्ट करता है। तो मधु मंसूरी हंसमुख जी से लगातार बातचीत भी होती रहती है, मुलाकात भी होती रहती है, तो उनको सुनना बहुत पसंद है जब वो गाते हैं। तो मुझे याद आ रहा है बातचीत के दौरान कि हमारा हजारीबाग क्षेत्र में एक पहले के जहन में आ रहा है कि एक चला करता था खादिर चांद, एक सिलेबस था जो खोरठा को लेकर के, शायद एक कविता था। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या ध्यान आ रहा है सर आपको? नहीं, ये तो मैं भी नहीं पढ़ा। हाँ, तो चूंकि मैं भी भूल चुका हूँ, लेकिन खादिर चांद दियो रे चांद, ऐसे कुछ था। हाँ। उसका बोल। अच्छा, जो मैंने 6-7 क्लासेस में इसका जिक्र था। अब ये सारी चीजें जो झारखंड से रिलेटेड था वो समाप्त ही हो गई है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता की बात है। हम लोगों ने बार बार ये कहा कि झारखंड की 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को केजी से पीजी तक की शिक्षा में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में विभिन्नता है,
थोड़ा पॉलिटिकल हो जा रहा है, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। हम्म। देखिए, जो संथाल का मिजाज है वो पलामू का नहीं है, जो पलामू का मिजाज है वो कोल्हान का नहीं है, जो कोल्हान का मिजाज है वो दक्षिणी छोटा नागपुर का नहीं है, और जो दक्षिणी छोटा नागपुर का मिजाज है वो उत्तरी छोटा नागपुर का नहीं है। तो झारखंड में डाइवर्सिटी बहुत है और 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं। कोई कुड़ुख बोल रहा है, कोई पंच परगनिया बोल रहा है, कोई खोरठा बोल रहा है, कोई संथाली बोल रहा है, कोई मुंडारी बोल रहा है। तो इसके आधार पर तमाम क्षेत्र में सिलेबस तैयार कर भाषाओं के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। केजी की पीजी की शिक्षा तक, ये मैं मानता हूँ। चलिए, तो अच्छी बात है कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा में अपनी जनजातीय भाषा की, हाँ, क्षेत्रीय एवं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, और जो 9 जनजातीय हमारी भाषा, क्षेत्रीय हाँ, जनजातीय भाषा दोनों है। होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। और आखिरी और कुछ सवाल है? नहीं अभी चलिए, आखिरी सवाल है कि शादी में बुलाइएगा हम लोग को। हाँ, बिल्कुल बुलाएंगे। हाँ। आप लोग भाई समान हैं, हाँ। और शादी में सिर्फ बुलाएंगे नहीं, जिम्मेवारियां भी देंगे। जी। जब होगी तो कुछ काम भी करना पड़ेगा आपको। आपके केंद्रीय अध्यक्ष कब जो है शादी करेंगे? ये तो उनके व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, मुझे लगता है हाँ। उनसे पूछा जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं तो फिलहाल उनसे यही आग्रह करूंगा कि अभी हम लोग झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग रुकते हैं, उसके बाद इन सब विषयों पर सोचा जाएगा। चलिए, ठीक है। मतलब जिस एम को लेके चले हैं उस एम को जब ये अचीव कर लेंगे तब ये शादी करेंगे। और शादी में लगता है कि संजय जी को बड़ा जो है कि बहुत बड़ा इलाका जो है कि बनाना पड़ेगा भैया, पंडाल उंडाल। कारण है कि पूरे झारखंड से लोग आएंगे, है ना। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को? संजय जी का निजी जीवन से सवाल पूछा गया, इनका पसंदीदा चीज, सारी चीजों पे बात हुई, और बहुत बेहतर तरीके से इनका जो है कि हंसते हुए जो जवाब देते हैं, ये इनकी खूबसूरती वही है कि हर बात को मुस्कुराते हुए, और ये सभी लोगों में नहीं होता है जो संजय जी के पास है, जिस तरह से ये मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। खैर, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आके। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। जोहार।